गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हम पीछे पढ़ रहे थे। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हमें वैश्वीकरण के बारे में पता होना चाहिए। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है या वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज मीन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर आर्थिक संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न देशों में उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाते हैं और उस उत्पादन को या उस तैयार माल को दुनिया में कहीं भी बेचा जा सकता है। ये क्रिया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसका उत्पादन 2 या 2 से अधिक देशों में हो रहा हो या इससे ज़्यादा देशों में हो रहा हो और विश्व स्तर पर वो अपने माल की सप्लाई करती हो या दूसरे देशों में कंपनियों का अधिग्रहण करती हो या वहाँ पर अपना कारखाना स्थापित करती हो और फिर उससे जो तैयार माल होता है उसको दूसरे देशों में भेजना, उत्पादन को और उससे और अधिक मुनाफा कमाना, लाभ कमाना, उत्पादन बढ़ाना, ये सारे काम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के होते हैं। तो देशों के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है, वही वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है। यानी कि वैश्वीकरण का सबसे पहला प्रभाव है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि FDI, फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के पूंजी निवेश करती हैं, कारखाना लगाती हैं, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करती हैं या भारत की जो स्थानीय कंपनियां हैं उनको खरीदती हैं, उन पर या उनके साथ पार्टनरशिप करती हैं, उनके साथ संयुक्त उद्योग लगाती हैं और उस तैयार माल को विदेश में भेजा जाता है। या जो स्थानीय कंपनियां हैं उनका अधिग्रहण करके और अपना लोगो वहाँ पर कर करके उससे उत्पादन बेचना और मुनाफा कमाना। तो इसमें क्या होता है, संयुक्त उद्यम लगाने में जैसे मान लो कोई विदेशी कंपनी आई और भारतीय कोई स्थानीय कंपनी है, उसके साथ मिल करके दोनों ने मिल करके एक कारखाना लगा लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मारुति सुजुकी है, तो ये सुजुकी है जापान की कंपनी थी, मारुति भारत की लोकल कंपनी थी। दोनों ने कोलैबोरेशन किया और दोनों ने मिलकर संयुक्त उद्यम लगाया। ठीक इसी प्रकार से हीरो होंडा आ गए हैं, ये भी संयुक्त उद्यम था स्थानीय और विदेशी कंपनियों के द्वारा। इसी प्रकार से भारतीय कंपनियां भी ऐसी कई बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, ये भारत की भी बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि ये भारत में ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी इन्होंने अपने उत्पादन केंद्र बना रखे हैं, वहाँ की कंपनियों को खरीद कर रखा है, अधिग्रहण कर रखा है या उनके साथ कोलैबोरेशन करके संयुक्त उद्योग लगा रखे हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये क्या करती है, सबसे पहले तो कि संयुक्त उद्योग लगा करके उनके साथ हिस्सेदारी मिलकर के अपना व्यवसाय या अपना काम शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या काम है, वैश्वीकरण के द्वारा हुआ है। जैसे हमारे देश में वैश्वीकरण 1991 में उदारीकरण और वैश्वीकरण अपनाया गया था, इससे पहले नहीं था। तो भारतीय कंपनियां हैं वो भी दूसरे देशों में जाती हैं तो वहाँ की स्थानीय कंपनियों को खरीदती है, अधिग्रहण करती हैं। ठीक वैसे ही विदेशी कंपनियां भारत में आई और उन्होंने भारतीय जो स्थानीय कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां थी, या तो उनको खरीद लिया उन्होंने या उनमें के शेयर खरीद के उन पे कब्जा कर लिया या उन्होंने मिलकर के संयुक्त उद्योग लगा लिया किसी भी तरीके से, यानी कि उन्होंने मिलकर के अपना
व्यापार शुरू कर दिया। तो ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। तीसरा है स्थानीय कंपनियों को ठेका देना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, उत्पादन स्थानीय कंपनियों से करवाती हैं। जैसे वो अपनी मांग को, जैसे मान लो ये ब्रांडेड जो कई कंपनियां हैं, रिबॉक, नाइक, एडिडास आदि वगैरह वगैरह, ये क्या है, ये इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये अपना इतना उत्पादन कर ही नहीं सकती। तो ये क्या करते हैं, उत्पादन है वो स्थानीय कंपनियों से करवाते हैं और फिर उन पे अपना ब्रांड या अपना लोगो लगा करके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचती हैं और बहुत सारा मुनाफा कमाती हैं। छोटी कंपनियों को इनको क्या फायदा हुआ, इनको ये फायदा हुआ कि इनके कर्मचारियों को रोजगार मिल जाता है, बदले में इनसे जो कपड़ा बन करके जाता है वो उनको आगे बेच दिया जाता है और वो अपना अलग मुनाफा कमा लेते हैं और इनका अलग मिल जाता है। इससे क्या होता है, स्थानीय कंपनियों में रोजगार मिल जाता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है, जो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके जो कर्मचारी उनको भी रोजगार मिल जाता है, दोनों को मुनाफा हो जाता है। अब क्या होता है, कई बार क्या होते हैं कि जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो जैसे कोई अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, रिसर्च अनुसंधान कैलिफोर्निया में कर रही है, ठीक है, औद्योगिक इकाई चीन में लगा दी या भारत में लगा दी, या कहाँ लगाना चाहेगी, वो वहाँ पर लगाना चाहेगी जहाँ उसको सस्ते कुशल श्रमिक मिलेंगे, सस्ती जमीन मिलेगी, व्यापार की सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ उसको अधिक मुनाफा लगेगा। ऐसे जगह पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारखाना स्थापित करती हैं और जो जिस देश में करती हैं उस देश को क्या फायदा होता है, स्थानीय कंपनी को तो फायदा ही हो गया। जैसे मान लो वो अमेरिका में कारखाना लगाता है तो अमेरिका में उसकी भूमि जहाँ भी वो लगा है वो बहुत महंगा पड़ेगा, या जमीन सस्ती भी मिल जाए, बिजली भी 24 घंटे मिल जाए, लेकिन वहाँ जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो काफ़ी महंगे हैं, कारीगर हैं वो महंगे हैं, तो इससे ज़्यादा महंगे, ज़्यादा उनको वेतन देना पड़ेगा, उसको मुनाफा कम होगा। तो वह ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहती हैं जहाँ उसको सस्ते कुशल श्रमिक मिल जाए, इसलिए वो भारत जैसे देश में आकर के स्थापित करते हैं अपनी इकाई और वहाँ प्रोडक्शन करवाते हैं बहुत सारा, और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके, उसको मॉडिफाइड करके उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचती है और बहुत सारा मुनाफा कमाती है। और ये उत्पादन करने का ठेका भी दे देते हैं स्थानीय कंपनियों को। इसके अलावा वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ और भी कारक हैं। क्या है वो कारक? सबसे पहला है दूरसंचार व्यवस्था। अब कोई भी व्यापार व्यवसाय करना है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है दूरसंचार व्यवस्था, यानी कि ऑर्डर मंगवाना, भिजवाना, कहाँ किस चीज़ की डिमांड है, कितने माल की ज़रूरत है, कैसी क्वालिटी, कैसी रिक्वायरमेंट है, ये उसको पता होना चाहिए समय पर। और ये जल्दी तुरंत पता किसके द्वारा? दूरसंचार के माध्यम के द्वारा ही पता लगा सकता है कि किस मार्केट में किस वस्तु की डिमांड है और किस भाव में मिल रही है, कितने में बिक रही है और कितना मुनाफा में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत की मंडी में या भारतीय मार्केट में मान लो कोई वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके जो भी इस तरह के जो सीईओ वगैरह जो भी है ना, वो नज़र रखते हैं, शेयर मार्केट पे नज़र रखते हैं या वैसे मार्केट पे नज़र रखते हैं कि भारतीय उपभोक्ता या भारतीय बाजार में किस वस्तु की डिमांड है, उसी की वो रिक्वायरमेंट करते हैं। अगर दूरसंचार व्यवस्था है, उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो तुरंत फैक्स द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा वो अपना संदेश भेज सकते हैं और तुरंत उस वस्तु को वहाँ पर भेज करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं या अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दूरसंचार, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स,
ये सारी चीजें वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके बिना व्यापार की गति है वो अवरुद्ध हो जाएगी, समय के अनुसार वो मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैश्वीकरण के में इन चीजों का बहुत अधिक योगदान है। इसी के लिए तो भारतीय आईटी सेक्टर ज्यादा उन्नति कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। भारतीय आईटी एक्सपर्ट पर निर्यात करता है और कई हजारों करोड़ों अरबों की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य बढ़ाना, तालमेल बढ़ाना, तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यापार में जो बाधाएं होती हैं, जो अवरोध होते हैं, उनको हटाया जाता है। इन सब के लिए एक विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995 में। उसके द्वारा जो व्यापार में जो भी बाधाएं आती हैं, कहीं रुकावट आती है, उनको दूर करने की कोशिश करता है, नियम बनाता है और उन अड़चनों को दूर करने का कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ना है डीपली और इसमें जो भी आपको डाउट लगे वो मुझसे पूछ सकते हो, और बच गया चैप्टर वो कल बताएंगे। तब तक आप इसको रीड करना और शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेना हो सके तो, ठीक है।